पर एक बार बताइए नरेश सिंह जी, इस बिल जो आए हैं 3 आपके, इनकी जरूरत क्या थी? कोविड के दौरान ऐसे बिल को पास कराना, ऑपोजिशन को नाराज कर लेना, एक एजेंडा उनके हाथ में दे देना, ये कोई अच्छी राजनीति है या नहीं? मेरे बिल अच्छे होंगे या आप समझते होंगे तभी लाए हैं, परंतु ऐसे समय में लाना क्या उचित था? बहुत धन्यवाद, आपने मुझे चर्चा करने का अवसर दिया। हम सब जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि मुनाफे में आए, कृषक की आमदनी कम से कम दोगुनी हो और कृषि क्षेत्र आगे बढ़े, उसका देश की ग्रोथ में बड़ा योगदान हो, यह मैं समझता हूँ सभी की इच्छा थी और सभी इस दिशा में सोचते भी हैं। लेकिन हमारे यहाँ दुर्भाग्य यह है कि जो भी अच्छा काम करो तो प्रतिरोध को प्रतिरोध करना ही होता है और इसी के कारण ये नाराजगी जो दिखाई देती है वो काफी लंबे समय से ये बात चल रही थी कि कृषि के क्षेत्र में निवेश भी होना चाहिए और आवश्यकता पड़े तो कानूनी सुधार भी होने चाहिए। और इसलिए आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री पद का काम संभालने के बाद लगातार इस दिशा में काम किया, चाहे वो स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन को स्वीकार करना हो, एमएसपी के मामले में उसे 1.5 गुना करना हो, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष किसानों के खाते में ट्रांसफर करने का मामला हो, छोटे किसान हैं वो बड़ी ताकत बने, महंगी फसलों की ओर आकर्षित हों और अपने उत्पाद का वो प्रोसेसिंग भी कर सकें, मार्केटिंग भी कर सकें। इसके लिए देश में 10,000 नए एफपीओ बनाने की स्कीम शुरू की। उस पर 5 वर्ष में एफपीओ को सस्टेन करने के लिए हम लोग 6,850 करोड़ रुपया खर्च करने वाले हैं। साथ ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो 1 लाख करोड़ का है उसको घोषित किया गया। फिशरीज के लिए 20,000 करोड़, एनिमल हस्बेंड्री के लिए 15,000 करोड़, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ और फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़। यह एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग 1.5 लाख करोड़ का फंड है सभी को मिलाकर और इसकी शुरुआत भी हो गई है। 9 अगस्त के दिन आपको ध्यान होगा 1128 करोड़ रुपए का डिस्बर्समेंट प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया गया है और अब ये राशि बढ़कर और आगे बढ़ गई है। इसी बीच में ये जरूरी था कि किसानी फायदे में आए तो इसके लिए कुछ कानूनी रिफॉर्म भी करना चाहिए और इसलिए हम लोगों ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश जारी किया, फिर वो अधिनियम बन गया लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद। इसी प्रकार से मूल्य आश्वासन और किसानों से करार ये अधिनियम बनाया और आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी संशोधन किया गया। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि कुल मिला के आज की जो वस्तुस्थिति है उस वस्तुस्थिति में किसान सबसे बड़ा उत्पादन करता है और किसान को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो अपने उत्पादन को कहीं भी बेच सके, अपनी मनचाही कीमत पर बेच सके और बिना टैक्स के बेच सके। अभी उसकी मजबूरी है कि वो मंडी में आएगा, मंडी में जो बोली लग जाएगी उसी दाम पर उसे बेचकर जाना पड़ता है।
हमारे देश का छोटा छोटा उत्पादनकर्ता जो भी है वह यह अधिकार प्राप्त है कि वो अपने उत्पादन का मूल्य निर्धारित कर सकता है, कहाँ बेचना, कैसे बेचना, किसको बेचना, ये निर्धारित करने का उसको हक प्राप्त है। लेकिन किसान को यह हक प्राप्त नहीं था, और इसलिए हम लोग ये ट्रेड एक्ट लेकर आए, जिससे किसान अब मंडी में जाने की उसको आवश्यकता नहीं रहेगी। मंडी भी उसके पास एक विकल्प रहेगा, लेकिन वो अपने घर से, खेत से, वेयर हाउस से जहां चाहेगा, जहां उसे अच्छा दाम मिलेगा, उस दाम पर वो अंतर्राज्यीय व्यापार में भी सम्मिलित हो सकता है।